डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। गुरुग्राम में सीएम धामी ने युवाओं को दिया संदेश, वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने की अपील। कहा जॉब सीकर नहीं जॉब क्रिएटर बने युवा। चंपावत में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर उबाल, हजारों शिक्षक कर्मचारी सड़कों पर, सरकार को दी आंदोलन तेज करने की चेतावनी। हरिद्वार रिजर्व फॉरेस्ट में शादी मामले में मंदिर समिति के खिलाफ केस दर्ज, कैबिनेट मंत्री खजान दास के बेटे की थी शादी। विकासनगर के चक्राता में जंगल में लगी आग, आरक्षित वन क्षेत्र में भीषण आग से देवदार के घने जंगलों को भारी नुकसान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुग्राम में AWPL के भव्य विजय पर्व कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने और डायरेक्ट सेलिंग और आत्मनिर्भर भारत को सशक्त माध्यम बताया। सीएम धामी ने कहा कि इस कार्यक्रम में AWPL के उन परिश्रमी साथियों को सम्मानित किया जा रहा है जिन्होंने अपने समर्पण से सफलता के नए आयाम स्थापित किए हैं। उन्होंने बताया कि AWPL डायरेक्ट सेलिंग मॉडल के जरिए गुणवत्तापूर्ण उत्पाद सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचा रहा है, जिससे लाखों लोगों को आत्मनिर्भर बनने का मौका मिल रहा है। कार्यक्रम में उमड़ी भीड़ का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये साबित करता है कि डायरेक्ट सेलिंग मॉडल आज लाखों लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला रहा है। उन्होंने AWPL के MD एवं CEO डॉक्टर संजीव कुमार और उनकी पूरी टीम को इस भव्य आयोजन के लिए बधाई दी। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में युवाओं को जॉब सीकर के बजाय जॉब क्रिएटर बनने के लिए प्रेरित किया जा रहा है और डायरेक्ट सेलिंग मॉडल इसी सोच का मजबूत उदाहरण है। ये मॉडल आर्थिक सशक्तिकरण के साथ व्यक्तित्व विकास और क्षमताओं को निखारने का भी मौका देता है। उन्होंने मातृशक्ति के सशक्तिकरण में डायरेक्ट सेलिंग की अहम भूमिका पर जोर दिया। सीएम ने कहा कि आज महिलाएं ऐसे प्लेटफॉर्म के जरिए परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत कर रही हैं और समाज में अपनी अलग पहचान बना रही हैं। अगली खबर गदरपुर से है, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान गोदियाल ने भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उत्तराखंड के गदरपुर विधानसभा क्षेत्र में उस वक्त सियासी माहौल गर्मा गया जब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का काफिला महतोश मोड़ पहुंचा। सितारगंज कार्यक्रम के लिए जा रहे गोदियाल का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं और जोरदार नारेबाजी के साथ भव्य स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में गोदियाल ने अपने फेसबुक ID से बंगाली समाज को लेकर कथित आपत्तिजनक पोस्ट के सवाल पर सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। इसे साजिश करार देते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। वहीं महिला बिल और राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वर्ष 2027 के चुनाव में भाजपा सत्ता से बाहर होगी और कांग्रेस वापसी करेगी। इस मौके पर गदरपुर विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। सभी ने एकजुट होकर अब की बार कांग्रेस सरकार के नारे लगाए और अपने नेता का जोरदार स्वागत किया। उस चीज का संज्ञान है। मेरी वो फेसबुक ID या फेसबुक पेज मेरा है ही नहीं। मेरे को किसी ने कहता हुआ कुछ सुना हो, मेरा वीडियो ऑडियो कुछ अगर हो, अब लिखने को तो मैं भी पुष्कर सिंह धामी के नाम से एक वो बना दूं, क्या बोलते हैं उसको, ID बना दूं और उस पर कुछ लिख दूं। तो ये मैंने उसी दिन उसका हमारे साथियों ने तो उसका कंप्लेंट किया। अब सरकार को चाहिए कि उसकी हकीकत जाने। देखिए मेरी बात सुनिए, ये सरकार झूठे बातें बनाकर कांग्रेस के नेताओं पर थोपती है। अगली खबर चंपावत से है, जहां पर पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर शिक्षक और कर्मचारियों का आक्रोश खुलकर सामने आया। विभिन्न कर्मचारी संगठनों और शिक्षक संघों के आह्वान पर बड़ी संख्या में कर्मचारी सड़कों पर उतरे और नगर में जोरदार आक्रोश रैली निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। रैली की शुरुआत निर्धारित स्थल से हुई, जहाँ से सैकड़ों की संख्या में शिक्षक और कर्मचारी हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर निकले। पुरानी पेंशन बहाल करो, कर्मचारियों का हक वापस दो जैसे नारों से पूरा शहर गूंज उठा।
रैली मुख्य मार्गों से गुजरते हुए जिला मुख्यालय पहुंची, जहां प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों की मौजूदगी ने आंदोलन को और धार दी। मंच से वक्ताओं ने कहा कि नई पेंशन योजना कर्मचारियों के हितों के खिलाफ है और इससे सेवानिवृत्ति के बाद उनका भविष्य असुरक्षित हो जाता है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पुरानी पेंशन कोई सुविधा नहीं बल्कि कर्मचारियों का अधिकार है, जिसे सरकार को हर हाल में बहाल करना होगा। वक्ताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार ने जल्द ही सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से और उग्र किया जाएगा। जरूरत पड़ी तो कार्य बहिष्कार और प्रदेश व्यापी आंदोलन भी किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। रैली में विभिन्न विभागों के कर्मचारी, शिक्षक, महिला कर्मचारी और युवा बड़ी संख्या में शामिल रहे। सभी ने एकजुटता दिखाते हुए सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने का संकल्प लिया। अंत में प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपा, जिसमें पुरानी पेंशन योजना को शीघ्र बहाल करने की मांग की गई। कर्मचारियों ने साफ कहा कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। अंशदान का मात्र 10% दिया जा रहा है, उस पर ब्याज की बात तो छोड़ दीजिए। नंबर 2, पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य में 20 वर्ष की सेवा के पश्चात पेंशन का प्रावधान था, जबकि नई यूनिफाइड पेंशन योजना में जो मिनिमम पेंशन निर्धारित की गई है उसके लिए न्यूनतम सेवा शर्तें 25 वर्ष रखी गई है। जबकि उत्तराखंड राज्य में एक कर्मचारी की जो अधिकतम सेवा में प्राप्त करने की आयु है 42 वर्ष है, जिसके कारण हमारे प्रदेश के अधिकांश कर्मचारी मात्र 18 से 20 साल की सेवा ही कर पा रहे हैं और उस सीमा को भी पार नहीं कर पा रहे हैं। हरिद्वार के रिजर्व फॉरेस्ट के अंतर्गत आने वाले सुरेश्वरी देवी मंदिर में हो रही वीआईपी शादी विवादों में आ गई है। फॉरेस्ट एक्टिविस्ट की शिकायत पर राजाजी टाइगर रिजर्व ने मंदिर समिति के खिलाफ केस दर्ज किया है। दरअसल कैबिनेट मंत्री खजान दास के बेटे अनुज की शादी हरिद्वार के सुरेश्वरी देवी मंदिर में हो रही है। रिजर्व पार्क के अंतर्गत आने वाले मंदिर में शादी की तैयारी के लिए बड़ा शामियाना और दूसरे तामझाम लगाए गए थे, लेकिन मामला खबरों में आने के बाद शादी के कार्यक्रम को बेहद सीमित कर दिया गया है। खुद कैबिनेट मंत्री खजान दास ने बताया कि मंदिर परिसर में सिर्फ फेरे लेने का कार्यक्रम होगा। उन्होंने कहा कि मंदिर समिति से अनुमति और पार्क प्रशासन से सहमति लेने के बाद ही कार्यक्रम तय किया गया था। यहाँ पर भी आया था और निदेशक वन वो उस दिन यहाँ पर थे, उनको भी मैं आमंत्रित किया और वहाँ दिखाया भी गया कि हम यहाँ पर शादी का आयोजन किया। मंदिर समिति का ऐसा नहीं कि मंदिर समिति की ही अनुमति से हुआ है, ये उन्होंने भी हामी भरी, किंतु मुझे लगता है कि कुछ जिस तरह से राजनीतिक साजिशन के तहत इस तरह का जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, ये दुखद है, चिंताजनक विषय। कार्यक्रम क्या है कि यहाँ पे भगवती की पूजा का आयोजन था और माननीय मंत्री जी के बेटे के इच्छा माननीय मंत्री जी की कि भाई भगवती के दरबार में पूजा और भगवती के साक्षी में यहाँ फेरे की इच्छा जारी की थी, इच्छा है। और फिर प्रसाद, जैसे भंडारा हमारे यहाँ प्रसाद छोटा सा होता है, उसी प्रकार से ऐसा कोई वो नहीं है, इसको रूप दूसरा दे दिया गया, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। तो भगवती की पूजा अर्चना के लिए उन्होंने वो किया है। अगली खबर उत्तराखंड के मसूरी से है, जहां पर पिछले वर्ष 16 सितंबर को आई भीषण आपदा का सबसे अधिक असर मसूरी विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिला था। यहां कई सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई थीं और मसूरी देहरादून को जोड़ने वाला मुख्य पुल टूट गया था। आपदा के बाद लोक निर्माण विभाग ने वैली ब्रिज बनाकर मार्ग को अस्थायी रूप से सुचारू किया था, लेकिन अब पर्यटन सीजन शुरू होने वाला है और इस पुल पर लगातार जाम की शिकायतें मिल रही थी। घंटों जाम में फंसे रहने से लोगों को भारी परेशानी हो रही थी। इसे देखते हुए लोक निर्माण विभाग ने यहां एक और वैली ब्रिज का निर्माण किया है, जिसे मसूरी विधायक एवं कैबिनेट मंत्री ने जनता को समर्पित कर दिया। कुछ समय से इस ब्रिज को लेकर भ्रामक प्रचार किया जा रहा था और इसे असुरक्षित बताया जा रहा था। आज लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता राजेश कुमार ने वैली ब्रिज का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि लगभग 40 मीटर लंबा ये पुल सभी सुरक्षा मानकों के अनुसार बनाया गया है और जनता के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। पुल पर हॉट मिक्स डालने के साथ ही लेन वाइज मार्किंग का काम भी शुरू कर दिया गया है। साथ ही यहां 12 करोड़ रुपए की लागत से नए पक्के पुल का निर्माण कार्य भी शुरू हो गया है। लगभग 60 मीटर लंबे इस डबल लेन पुल में पैदल मार्ग की भी व्यवस्था होगी। विभाग का दावा है कि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और 4 महीने के भीतर नए पुल का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। पहली बात तो आपको मैं बता दूं, जो ब्रिज हमने ये बनाया है 40 मीटर लंबा, ये यातायात के लिए सुरक्षित है। और जैसे कि अभी बीच में कुछ लोगों ने इसमें ये अफवाह उड़ाई कि अभी पार्ट लगने बाकी हैं
तो वो पार्ट हमारे लगने बाकी नहीं, पार्ट जो लगने थे उसमें पूरे लग चुके हैं। हमारा ब्रिज चौकी 45 मीटर के हिसाब से हमने यहाँ पे पार्ट लेकर आए थे, तो बचे हुए पार्ट्स वो ब्रिज पे रहे थे यहाँ पर जो। तो इसके अलावा हमने यहाँ पे हैजार्ड के लिए सेफ्टी पर्पज से डेलीमिटेड मार्किंग, हैजार्ड मार्किंग, वो बोर्ड जो कितनी स्पीड लिमिट की है, कितने जो हमारा 20 टन का जो इसमें हमने अलाउ किया है एक बार में एक भारी वाहन जो है, तो उसके बोर्ड भी हमने यहाँ पे फिक्स करवा दिए हैं इसमें। तो यहाँ पर थोड़ा सा अभी थोड़ा एरो वगैरह भी लगाए जाते हैं क्योंकि लोगों को पूरी जानकारी हो। इसमें अभी हमने जो हॉट मिक्स का कार्य किया जाना है वो हमने प्लान कर रखा है, जल्दी हॉट मिक्स का कार्य करा के उसमें हम मार्किंग्स, लेन वाइज मार्किंग वो भी करा दी जाएगी। अगली खबर, शारदा कॉरिडोर के तहत चल रहे कार्यों की आड़ में शारदा नदी में भारी मशीनों से खनन किए जाने की आरोप लग रहे हैं। बताया जा रहा है कि अरुण एंटरप्राइजेस कंपनी द्वारा पोकलेन मशीनों से नदी की खुदाई पर बड़े पैमाने पर खनन सामग्री ट्रकों के जरिए बाहर भेजी जा रही है, जिससे खेतखेड़ा, शारदा चुंगी और हनुमानगढ़ी नायकोट गांवों पर खतरा मंडराने लगा है। ग्रामीणों के विरोध के बाद कांग्रेस प्रदेश सचिव आनंद मारा खुद मौके पर पहुंचे और शाम करीब 4 बजे ग्रामीणों के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन किया। मामला बढ़ता देख प्रशासन हरकत में आया और मौके पर पहुंचकर खनन में लगे वाहनों को पकड़ लिया गया। पोकलेन मशीनों को सीज करने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। कंपनी की ओर से इस कार्य को चैनलाइजेशन बताया जा रहा है, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि यह अवैध खनन है। विरोध करने पर कंपनी के साइड इंचार्ज विजय पाल और कर्मचारियों ने कथित तौर पर साफ कहा कि काम किसी भी हाल में नहीं रोका जाएगा, चाहे मामला उच्च स्तर तक क्यों न पहुंच जाए। आनंद मारा ने आरोप लगाया कि पोकलेन मशीनों से खुदाई कर गांव की ओर बड़े बड़े गड्ढे बना दिए गए हैं, जिससे भू कटाव और बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। उन्होंने ये भी कहा कि नदी में इस तरह मशीनों के उपयोग की अनुमति नहीं है और नियमों की अनदेखी की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि खेतखेड़ा गांव को बचाने के लिए ब्रेथवेट कंपनी द्वारा फ्लड प्रोटेक्शन स्कीम के तहत कार्य किया जा रहा है, जिसकी लागत करीब 24 करोड़ रुपए बताई गई है। इस कार्य में आरपी इंफ्रा पावर कंपनी भी लगी हुई है, लेकिन शारदा कॉरिडोर के तहत इस निर्माण में दखल देकर पहले से बने ढांचे को नुकसान पहुंचाने और अलग निर्माण करने के आरोप लगाए जा रहे हैं, जिससे सरकारी धन के दुरुपयोग की आशंका भी जताई जा रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। विकासनगर क्षेत्र के मेदिनीपुर गांव की वन गुर्जर बस्ती में अचानक भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी भयावह थी कि देखते ही देखते दर्जनों घर जलकर राख हो गए। इस हादसे में लाखों रुपए के नुकसान की बात सामने आ रही है। वहीं बस्ती वासियों का कहना है कि घर में रखा राशन का सामान, घर के कपड़े, बर्तन, गेहूं, चावल सब जलकर राख हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार मेदिनीपुर गांव स्थित वन गुर्जर बस्ती में अचानक आग भड़क उठी। आग ने तेजी से फैलते हुए पूरी बस्ती को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते दर्जनों घर जलकर खाक हो गए। घरों में रखा सामान और नगदी भी आग की भेंट चढ़ गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक कई परिवार उस समय घरों में मौजूद थे, जबकि कुछ लोग रोजमर्रा के काम से बाहर गए हुए थे। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस हादसे में कुछ लोगों के झुलसने की भी जानकारी सामने आई है, जिन्हें तत्काल एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन प्रशासन द्वारा मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। राहत और बचाव कार्य भी जारी है। छोटे छोटे बच्चे थे, एक बुढ़िया थी घर पे, कुछ मालूम नहीं है किस कर लगी क्या होया। यहाँ सारा सामान, पैसे, जो गेहूं काट ला रखी थी, भूसा, सारे बर्तन, कोई चीज बची नहीं। सारा मतलब सब कुछ फूक गया। 1.5-2 लाख रुपए फूक गए और भूसा, गेहूं, कपड़े, बर्तन, सेलर, सब कुछ फूक गया जी। कैसे लगी आग? ये पता नहीं जी, हम गेहूं काटने जा रखे थे उधर जट्टोड़े में और यहाँ आग लगी हुई थी, छोटे से बच्चे थे। अभी हमें लगभग 1 घंटे पहले सूचना मिली थी। हमारी एक गाड़ी सेलाकुई से और एक विकासनगर डाक पत्थर से गाड़ी आई थी। हमने पूर्ण से बुझा दिया गया है। गुर्जर बस्ती में आग लगी थी यहाँ पे धर्मावाला मेदिनीपुर में। बाकी कोई जनहानि नहीं हुई इसमें। अगली खबर, चक्राता वन प्रभाग में बीते 2 दिनों से जंगलों में आग की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। सैया क्षेत्र के कोठा तारली गांव के पास आरक्षित वन क्षेत्र में भीषण आग ने विकराल रूप ले लिया है। आग की चपेट में आकर बांज, बुरांस, काफल और देवदार के घने जंगलों को भारी नुकसान पहुंचा है। सबसे ज्यादा क्षति वन विभाग द्वारा हाल ही में किए गए प्लांटेशन को हुई है, जहां विभिन्न प्रजातियों के सैकड़ों पौधे जलकर नष्ट हो गए। सूखे पत्तों और घास के कारण आग तेजी से फैल रही है। शनिवार को लगी
लगी इस आग पर वन विभाग की टीम ने काफी हद तक काबू पा लिया था, लेकिन सुलगते अवशेषों के चलते आग एक बार फिर भड़क उठी। फिलहाल वन विभाग, राजस्व टीम और स्थानीय ग्रामीण मिलकर आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। अगली खबर टिहरी से है, जहां पर घनसाली थाना क्षेत्र के सांकरी गांव में 22 वर्षीय पूनम देवी का शव संदिग्ध हालत में घर पर मिला। दुखद बात ये रही कि उसी दिन उसकी पहली शादी की सालगिरह थी। शनिवार रात पति और ससुर तबीयत बिगड़ने की बात कहकर पूनम को अस्पताल लाए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पीएचसी पिल्की की डॉक्टर उषा भट्ट ने रात 12 बजे पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। माई के पक्ष ने हत्या का आरोप लगाया है। पिता शिव सिंह बिश ने बताया कि पूनम 21 अप्रैल को माई के आई थी और 25 अप्रैल को ससुराल लौटी। उसी रात मौत की बजाय सिर्फ तबीयत खराब होने की सूचना दी गई। भाई धनपाल सिंह ने दहेज प्रताड़ना और हत्या का आरोप लगाया है। दहेज का भी मामला है और कोई भी अगर उनको चेहरा पे मैंने अभी देखा है बाप बेटे का, उनको कोई गम नहीं है, कोई दुख नहीं है कि ये चीज हुआ है। चाहे आप उनका वीडियो फोटो देख सकते हैं, गाड़ी में यहीं पे बैठे हैं, देख लीजिए। हर किसी को अगर गलतियां हो गए, उन्होंने करने के बाद भी उनको एहसास या गलती का कोई एहसास नहीं है। जो कि आज ग्राम सभा बनोली से हमारी एक बहन बेटी जो कि सांकरी भुट्टू में उनकी 1 साल पहले शादी हुई थी, अभी भी 1 साल पूरा नहीं हुआ है और ये घटना कल रात को माँ, लड़के की माँ और बाप और चाची ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड स्कूल बोर्ड शिक्षा की हाई स्कूल परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं से बात की। सीएम धामी ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले अक्षत गोपाल, ईशांत कोठारी, भूमिका और योगेश जोशी से फोन पर बातचीत की। साथ ही इंटरमीडिएट परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली गीतिका पंत और सुशीला मेंदिरता, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले आर्यन और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली वंशिका को हार्दिक बधाई और उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। सीएम धामी ने कहा कि इन सभी प्रतिभाशाली छात्रों ने न केवल अपने परिवारों और जिले को बल्कि पूरे राज्य को अपनी मेहनत, अनुशासन और समर्पण से रोशन किया है। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि छात्र भविष्य में भी इसी तरह उत्कृष्ट प्रदर्शन करते रहेंगे और समाज एवं राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। हाँ भूमिका, मैं पुष्कर सिंह धामी बोल रहा हूँ बेटा, नमस्ते। सर प्रणाम। हाँ सुशीला बोल रही हैं? हाँ जी सर। हाँ गीतिका सर प्रणाम। नमस्ते। हाँ योगेश कैसे हैं? हेलो प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं। आपके परिवार में भी सभी लोगों को, आपके अभिभावकों को, माता पिता जी को, सबको मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा। सबको शुभकामनाएं। अपने सब टीचर्स को भी कहिएगा। आपकी मेहनत का नतीजा है ये अच्छा परिणाम जो आपका आया है। आगे भी आपको इसी तरह से प्रयास करना है। अभी ये है ना, ये सफलता आपकी निरंतर चलती रहे। मेरी बहुत शुभकामनाएं। हाँ बंशिका, कैसा लग रहा है रिजल्ट आया जब? सर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बड़ा मोमेंट है और आपका आपने भी बात की तो सच में बहुत ही ज्यादा बड़ा मोमेंट है आज का। तो चलो बेटा, हमेशा आप अच्छा करते रहिए और हम लोग आपके साथ हैं हमेशा, ठीक है? थैंक यू सर। लोहाघाट के सीमांत क्षेत्र स्थित पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज दिगाली चौड़ ने वर्ष 2026 की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा में 100% परिणाम हासिल कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। विद्यालय के विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में अपना परचम लहराया है। इंटरमीडिएट की छात्रा हेमा नायक ने 462 अंक यानी 92.4% प्राप्त कर जनपद चंपावत में 6ठा स्थान तथा राज्य स्तर पर 25वां स्थान हासिल कर विद्यालय और क्षेत्र का नाम रोशन किया। उनके इस शानदार प्रदर्शन से पूरे विद्यालय परिवार में खुशी की लहर है। इंटरमीडिएट परीक्षा में तनुजा उप्रेती 89.2%, ऐश्वर्या उप्रेती 88.8%, आदित्य सिंह बोरा और प्रिया 82.4% ने भी बेहतरीन अंक प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। वहीं हाई स्कूल में निधि रावत 82%, उषा 81.6%, यतिन जोशी 80%, निर्मल सिंह ने शानदार प्रदर्शन कर विद्यालय का मान बढ़ाया। आंकड़ों पर नजर डालें तो हाई स्कूल के 68 विद्यार्थियों में से 36 तथा इंटरमीडिएट के
84 में से 74 विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी में परीक्षा उत्तीर्ण कर उत्कृष्टता का परिचय दिया। इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर सुधाकर जोशी एवं समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं ने विद्यार्थियों को मिठाई खिलाकर बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। विद्यालय की इस ऐतिहासिक सफलता से पूरे क्षेत्र में हर्ष का माहौल है। फिलहाल उत्तराखंड न्यूज में बस इतना ही। नमस्कार।